एवरीवन वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में 25 क्वेश्चन तक कर लिया था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, टू आइडेंटिकल लैम्प्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 240 वोल्ट सोर्सेज सोर्स द वोल्टेज अक्रॉस ईच लैम्प इज। समांतर में संबंधित दो एक जैसे लैम्प, ठीक है, समांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्टेज सोर्स से लगे हैं, स्रोत से लगे हैं। प्रत्येक लैंप का वोल्टेज क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन ये है कि दो लैंप हैं, ठीक है, एक जैसे ही लैंप है, ठीक है, उसको क्या करना है, दोनों लैंप को समांतर क्रम में जोड़ना है और उस पर 240 वोल्टेज लगाना है। तो कह रहा है कि एक लैंप पर कितना वोल्टेज होगा। तो गलती से आप 240 का आधा मत करके 120 आंसर कर देना, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 240 वोल्टेज ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों पर वोल्टेज क्या होगा, 240 वोल्टेज ही होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया, जब पढ़ लो आप। समांतर क्रम में लगे किसी भी उपकरण में वोल्टेज समान होता है। ठीक है, लोड कैसा भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वहाँ पे पंखा लगा हो या लैंप लगा हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए प्रत्येक लैंप का वोल्टेज कितना होगा, 240 वोल्टेज होगा। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। और पैरेलल समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। इतनी बात। अब अगर यहीं पर क्वेश्चन होता कि दोनों में करंट क्या, एक मतलब जैसे 5 एम्पियर करंट जा रही है, दो उपकरण पैरेलल में लगे हैं, ठीक है, दोनों की रेटिंग सेम है, तो क्या दोनों में ही 5 एम्पियर जाएगी या आधी जाएगी। तो धारा पैरेलल में आधी होके जाएगी। ठीक है, 2.5 एम्पियर जाएगी। मतलब आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो करंट होती है वो श्रेणी क्रम में समान होती है, वोल्टेज जो होता है वो पैरेलल में समान होता है। बस इतना ही समझाना था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। ठीक, इसमें लिखा है धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। मीन्स कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ करंट फ्लो सेज दैट करंट फ्लोज। ठीक है, मतलब पुरानी थ्योरी जो परंपरागत, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कन्वेंशनल थ्योरी, ठीक है, जो पुरानी थ्योरी थी उसके अनुसार जो धारा प्रवाहित होती है वो कैसी होती है। ऑप्शन है आपके सामने, ए रैंडमली, मीन्स यादृच्छिकता, बिना किसी नियम के किसी भी दिशा में जा सकती है, बिल्कुल गलत। ठीक है, घनाभ से मतलब धनाभ से ऋणाभ की तरफ, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाती है इन एनी डायरेक्शन, ये भी गलत। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी, मीन्स धन से ऋण की दिशा। इसको कैसे समझते हैं, ये जो आप पढ़ते हो ना ऐसे, ठीक, तो करंट हमेशा कहाँ से निकलती है, प्लस वाले टर्मिनल से। ठीक है, तो हमेशा प्लस से निकल के कहाँ जाती है, माइनस की तरफ, ऐसे इधर। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना ही समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। टेक्नीशियन बी कहता है समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो आप तो कह रहा है कौन सही कहता है। ठीक है, तो टेक्नीशियन जो बी है, जो टेक्नीशियन बी है वो सही कह रहा है, क्योंकि जो वोल्टेज होता है, जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, जबकि अमीटर अगर होता जो करंट नापता है, ठीक है, अमीटर होता तो वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सही है, तो आपका टेक्नीशियन बी सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडियल करंट सोर्स है 0। ठीक है, आंतरिक चालकता शून्य होती है। ठीक है, इंटरनल कंडक्टेंस, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। लोड ना होने पर वोल्टेज शून्य होगा और रिपल, ठीक है, उन्मिकाएँ नहीं होती हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनल कंडक्टेंस शून्य होता है। कैसे समझना है कि जो आइडियल करंट सोर्स है, ठीक है, मीन्स आदर्श करंट सोर्स है, उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आर, इंटरनल आप लिख सकते हो, ये क्या है, इनफाइनाइट होता है। लेकिन जो कंडक्टेंस होता है जी, जिसको आप बोलते हो चालकता, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r होता है, तो 1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या मिल जाता है, 0। तो यहाँ से आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, और एक बात समझना, जो करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, मीन्स आंतरिक रेजिस्टेंस अनंत होता है। किसके लिए, करंट सोर्स के लिए। यही वोल्टेज होता तब 0 होता।
तो बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, दोनों एक दूसरे से अपोजिट ही समझ के रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ लो, देखो यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थैतिक विद्युत निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। स्टैटिक जो विद्युत होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो रासायनिक क्रिया द्वारा, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, या फिर घर्षण और प्रेरण दोनों द्वारा, ठीक है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को कि जो थेल्स थे, थेल्स, ठीक है, थेल्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले स्टैटिक विद्युत के बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया था, एक एबोनाइट की छड़ ली थी, एक एबोनाइट की छड़ ली थी, जिस पे क्या किया था इन्होंने, सूत जिसको बोलते हैं आप कॉटन, इस पे रगड़ा था, ठीक है, इस पे रगड़ा था, ठीक है। तो उस पर क्या हुआ था, यहाँ पे गर्मी आई थी और कागज़ के टुकड़ों को, जब एबोनाइट की छड़ को ले जाके कागज़ के टुकड़ों को सामने रखा गया तो कागज़ के टुकड़े इसको आकर्षित कर लिए, ठीक है, अटैच कर लिए। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि यही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जबकि इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप जाके प्रीवियस जो प्लेलिस्ट है, एक और प्लेलिस्ट है जिसमें हमने यूपी आरबीयूएनएल और यूपी पीसीएल की थ्योरी कॉन्सेप्ट को बोर्ड पे पढ़ाया है, तो वहाँ पे जाके अच्छे से आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन सब बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो बस इतना सा था इसमें। तो इसमें क्या था, उस पर रगड़ा गया था, रगड़ने का मतलब क्या हो गया, घर्षण मतलब फ्रिक्शन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम निम्नलिखित से लगभग मिलता जुलता है, ठीक है। मतलब ये है कि जो आवेश के लिए है ना, आवेश, दो आवेशों के बीच का जो बल है, उसी नियम को क्या बोला जाता है, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम किस नियम से मिलता जुलता है, उसके लिए आपके सामने ऑप्शन है, न्यूटन के गति संबंधी नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम मीन्स कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो एक एक नियम समझ लो पहले। न्यूटन का जो गति का नियम होता है वो गति से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके 3 नियम हैं, ठीक है। न्यूटन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम, जिसमें इन्होंने बताया था, क्या बताया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा बताया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड बताया था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे गति से संबंधित है सारी चीज़ें। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। मीन्स ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। जबकि गॉस थ्योरम, वहाँ पे चार्ज के बारे में बताया तो गया है, लेकिन वहाँ पे पूरा सर्कुलर केस के लिए बताया गया है, ठीक है, कि वृत्ताकार पथ के लिए। और यहाँ पे तो वृत्ताकार पथ नहीं है, यहाँ पे 2 चार्ज डिस्टेंस में है, तो गॉस थ्योरम यहीं पे कैंसिल हो गई, ठीक है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत बिल्कुल यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर सकता है। कैसे कर सकता है, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उसमें क्या किया था उन्होंने, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताया था, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, ठीक है। जिसमें इन्होंने क्या किया था, एक पिंड लिया था और दूसरा अर्थ लिया था, ठीक है। मान लो ये सन मान लो या फिर चंद्रमा मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। 2 पिंडों के बारे में बताया था इन्होंने, 2 पिंडों से के बीच लगने वाले बल के बारे में डिस्कस किया था। और इसका फॉर्मूला क्या था, G m1m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ठीक है। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ठीक है। और m1 m2 दोनों के, मान लो इसका द्रव्यमान m1 था, इसका m2 था, तो ये था, और डी स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग था। जबकि ऐसे ही जो कूलाम का नियम है, उन्होंने क्या बताया था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो देखो बिल्कुल सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, ठीक है। बस यहाँ पे m1 m2 की जगह इन्होंने क्या कर दिया, Q1 Q2। Q1 Q2 क्या है, आवेश हैं, 2 आवेश हैं, 2 आवेशों के बीच के बल हैं जो हमें निकालना है, ठीक है। डी क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। के क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 के घाते 9 फैराड पर मीटर, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, इसकी एक वैल्यू और होती है, कितनी होती है उसकी वैल्यू, क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ठीक है, एयर में, ठीक। और अगर हमसे के बारे में, अब जो फॉर्मूला है ये भी सीख लो, ये थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, क्रैश कोर्स में, ठीक है। अब होता क्या है कि 2 चार्ज हैं, जो एक Q1 है और दूसरा Q2 है, ठीक है। इनके बीच की दूरी d है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, F बराबर K m1
m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो k हो जाएगा क्या, एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इतना ज़्यादा डिस्कस किया। ठीक, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 32। एक विद्युत परिपथ में दो पॉइंटों के बीच में एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य की माप है। ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर ऑफ। ठीक है, इसका ऑप्शन है जो आपके सामने। ठीक है, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड पावर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब बात करेगा कार्य की ना, जब कभी भी कार्य के बारे में बताएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो, एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन से किए गए कार्य। तो कार्य और आवेश के बारे में जब बताएगा तो आपको ध्यान रखना है वोल्टेज। कैसे ध्यान रखना है कि W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू। ठीक है, तो जब यहाँ से वोल्टेज V निकालोगे तो क्या हो जाएगा, W बाई क्यू। क्यू क्या है, एक कूलाम आवेश है। ठीक है, इसके लिए किया गया कार्य क्या हुआ, वोल्टेज हुआ। ठीक है, वैसे भी जब आप वोल्टेज को डिफाइन करते हो तो कहते हो कि अनंत पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको अनंत से किसी पॉइंट पर ले आने में किए गए कार्य को ही क्या कहा जाता है, वोल्टेज कहा जाता है। तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या लिखते हो, वी क्यू, और V बराबर क्या लिखते हो, W बाई क्यू। तो यही चीज़ है, बिल्कुल डेफिनेशंस है एक तरीके से वोल्टेज की, घुमा के पूछा गया है ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब धारा एक समय t के लिए प्रतिरोधक R से गुजरती है तब प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि समय क्या है, t है, धारा क्या है, I है, धारा I है, t है, ठीक है, और R है। ठीक है, इसके लिए जब आपसे पूछेगा कि एनर्जी निकालना है तो क्या निकालोगे, पावर इंटू टाइम। तो पावर की वैल्यू क्या होती है, B इंटू आई, और B की जगह आप IR लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी। तो इसका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, I स्क्वायर RT, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, 1 हार्स पावर आपका 746 वाट के होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अच्छा, कभी कभी BHP पूछता है, कभी कभी 1 BHP लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक हार्स पावर। जब ब्रेक हार्स पावर पूछे तो 735.5 वाट होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो C था, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होती है। ठीक है, 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होती है, उसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4187। कैसे लिखना है कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। तो जब 1 किलो बोलेगा तो क्या करना है आपको, इसी में 1000 से गुणा कर दो। जैसे 1000 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4.187 तक होता है ये। ठीक है, अगर 18 तक भी याद है तब आपका तब भी हो जाएगा ये। अच्छा, गुणा करें तो आपने क्या हुआ, 3 दशमलव उधर हो गया तो 4187 आ गया, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से बनता है या बनती है। तो हमने पढ़ा रखा है, वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्रैश कोर्स के सारे वीडियोस देख लेना चाहिए, उसके बाद इसको करना चाहिए। जिससे क्या होगा, आप एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, सारे के आंसर बड़े इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, तो क्रैश कोर्स ज़रूर देखिए, ये मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़रूर देखिए आप उसको। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, यहाँ से सारा क्लियर होता चला जाएगा। निम्नलिखित परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या बनता है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से हमेशा क्या बनता है, विद्युत धारा होती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, करंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, धारा उसके विपरीत दिशा में फ्लो करती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। करंट का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है 37 नंबर। 37 में क्या है आपका कि 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। ठीक है, तो 5 एम्पियर का जो करंट होता है वो किसके बराबर होगा, 5 कूलाम पर सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से। कैसे होगा, क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, और आई की वैल्यू क्या रखा है, 5। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। तो आई जब आप यहाँ से देखोगे तो आई बराबर वैसे ही अगर यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो यूनिट क्या है इसकी, वैसे करंट की यूनिट क्या होती है, मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन यहाँ पे एम्पियर कहीं नहीं लिखा है ना। तो अगर आई बराबर देखा जाए तो क्यू बाई टी हो जाएगा। ठीक है, और क्यू का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, और टी का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड जिसमें है पहली चीज़ तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना 5 को देखे हुए। तो यहाँ पे कूलाम पर सेकंड है तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जो कंडक्टिविटी होती है, जो रजिस्टिविटी होती है, वो कंडक्टिविटी की बिल्कुल उल्टी होती है। मतलब ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि जी बराबर 1/रो। ठीक है, और जो कंडक्ट, ये सिग्मा होती है, जी नहीं होती है, सिग्मा कंडक्टिविटी है, रो क्या है, रजिस्टिविटी, और रो की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी मीन्स चालकता। ठीक है, चालकता क्या हो जाएगी, 1/ओम मीटर। 1/ओम मीटर को आप लिख सकते हो, 1/ओम को क्या लिख सकते हो, महो। ठीक है, पर मीटर। तो ऑप्शन आराम से देख लो, जिसमें महो पर मीटर लिखा हो वो आप करेक्ट कर लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो महो पर मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है कि धारा, ठीक है, धारा आई, वोल्टेज बी और प्रतिरोध आर के बीच का संबंध। वाह क्या क्वेश्चन है, ओम का नियम है, V = IR होता है, जहाँ भी मिले रगड़ दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित के बराबर होती है। तो जो विद्युत की एक यूनिट क्या होती है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर, तो इसमें जहाँ भी है ऑप्शन देखो जल्दी से, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, किलो आटा घंटा जिसे आप बोलते हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विद्युत नियम 1956 में के कौन से नियम में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई या क्लियरेंस दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों समझ लेना, जो विद्युत भारतीय विद्युत नियम है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, इसको ज़रूर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक आधी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो ये सारे नियम मैं पढ़ा दूंगा, अभी अभी क्लास हुई नहीं है इस पर। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे आंसर्स कर लो। ठीक है, तो जो 1956 का रूल है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, उसमें जो चालक से भूमि की ऊंचाई के बारे में बताया गया है कि भूमि से कितने ऊंचाई पर चालक मीन्स तार को लगाया जा सकता है खंभे में। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वो था रूल नंबर 77। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रख लो, बाकी यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया भी है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको आराम से आप पढ़ लेना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर होता है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस इज। ठीक है, जिसके लिए आपका ऑप्शन है सेम, डिफरेंस, ठीक है, और डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मीन्स समान होता है, भिन्न होता है, प्रतिरोधों पर निर्भर करता है या प्रभावी प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो सीधी सी बात है, प्रतिरोध कुछ कुछ भी है, अगर समांतर में जोड़ा है तो वहाँ पे समांतर में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ क्वेश्चंस मिला था, 26 या 27 नंबर क्वेश्चन था, वहाँ पे आप देखो मैंने डिस्कस किया था, बताया था कि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है और सीरीज में करंट। तो यहाँ पे बात करी है पैरेलल की। ठीक है, तो पैरेलल हमेशा सेम वोल्टेज होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब कोई भी पिंड अनावेशित है, जिसमें पहले से कोई आवेश नहीं है, ठीक है, अगर वो अपने अक्ष पे घूर्णन करता है तो उसमें कभी भी वो आवेशित नहीं होगा। ठीक है, अपने अक्ष पे घूर्णन करने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, संवहन से उसमें आवेश आ सकता है, इंडक्शन से आ सकता है, फ्रिक्शन से आ सकता है। ठीक है, लेकिन अपने ही एक्सिस पे रोटेशन करके मतलब नहीं बनता है। ठीक है, कोई ऑप्शन इसमें सोचना ही नहीं है बिल्कुल। किसी अणु का भार, ठीक है, माना गया है, मास ऑफ एटम इज एज्यूम्ड टू बी। ठीक है, कैसे माना गया है, तो जो हमेशा मास ऑफ एटम्स होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, मीन्स नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग जो होता है वही होता है पूरा अणु का भार। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि देखो इसमें तो तीन चीज़ें होती हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऊपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। हमेशा हम किसी भी चीज़ का भार देखते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही भार को जोड़ लेते हैं, जिससे टोटल अणु का भार आ जाता है। जबकि ये चीज़ करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं इसको हम। इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट करके सीधा बता देते हैं कि जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही केवल रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहते हैं, ठीक है, कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इसलिए उसका काम नहीं किया जाता है, उसका मास कैलकुलेट नहीं किया जाता है टोटल अणु का भार निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कूलाम होता है, ठीक है, जरा आप बताओ Q बराबर हमने क्या बताया, I/T। तो एक कूलाम यहाँ पे लिख दो, तो इधर भी एक लिख दो। कूलाम का मतलब चार्ज और I का मतलब एम्पियर सेकंड। यहाँ पे देख लो जिसका भी ऑप्शन एम्पियर सेकंड है वो लगा दो आप, ठीक है। तो 1 एम्पियर सेकंड ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? आपका ऑप्शन है इंडक्टिव रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस धारिता के, और एडमिटेंस के, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जो अनुपातिक की बात करता है फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमेशा इंडक्टिव रेजिस्टेंस के, रिएक्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। कैसे? जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसे एक्सएल से डिनोट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है 2πfl, ठीक है, 2πfl। तो यहाँ पे एल क्या है, एल क्या है, इंडक्टेंस है, ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, 2π कांस्टेंट है। अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें कांस्टेंट करो तो एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू एफ, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। जबकि यहाँ पे प्रतिरोध में फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता है, एडमिटेंस का भी फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कैपेसिटेंस का है। लेकिन कैपेसिटेंस क्या होता है, XC बराबर 1/2πfc, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों चीज़ों को हटा दें तो XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f हो जाएगा, मीन्स, ठीक है। जो अनुपातिक है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना कह के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहता, तब हम आंसर सी करते, लेकिन यहाँ पे सीधा बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ऑप्शन में क्या लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए हम क्या देंगे इसका आंसर, रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। LMRC में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है, ठीक है। जो बंद या पूर्ण मार्ग कहलाता है उसको क्या कहते हैं? सप्लाई तो बिल्कुल नहीं है, वो तो वोल्टेज ही है एक तरीके से, ठीक है। क्लोज तो बिल्कुल नहीं कहेंगे उसे हम, ओपन भी नहीं कहेंगे उसको, क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्किट बोलते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्या है, ये EMF है, ठीक है, विभवांतर है या वोल्टेज है, ये क्या है, बल्ब है। इस चीज़ को पूरा को क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा यदि दोनों की धारिता समान है, दोनों का तापमान समान है, दोनों के आवेश की मात्रा समान है, या दोनों का विभव समान है। तो ध्यान रखना, जब विभवांतर समान होगा तो विभवांतर के थ्रू ही तो करंट बहती है, ओम्स के नियम से ही। अगर आप देखना चाहते हो तो ओम का नियम क्या कहता है, विभवांतर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें बहने वाली करंट के, ठीक है, मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया तो ओपन करके V इज इक्वल टू IR, यही तो बोला था, ठीक है। तो यही चीज़ समझ लेना। तो विभवांतर अगर समान है, मतलब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस पे B1 है और इस पे B2 है, अगर B1 बराबर B2 है, ठीक है, मीन्स B1 और B2 में कोई डिफरेंस नहीं, अंतर ही नहीं है। तो जब अंतर ही नहीं है, दोनों में के बीच में कोई करंट नहीं बहेगी, ठीक है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हमने क्लियर कराया है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जाके ज़रूर पढ़ना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है कि प्रतिरोध के वर्ण कोड में लाल रंग को कौन सा मान दिया गया है, ठीक है। लाल रंग को कौन सा मान दिया गया है, तो उसके लिए 2 दिया गया है। कैसे समझना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका, ठीक है। ये क्या था, ब्लैक ब्लू रेड, रेड कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, लेकिन ये कहानी 0 से शुरू होती है, 0 1 2, तो R के लिए कितना नंबर आया, 2 नंबर आया। तो लाल के लिए कौन सा है, 2 है। तो इसको भी हमने पूरा क्लियर कराया, जाके ज़रूर देखना आप। यहाँ पे भी लिखा है देखो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन करके लिखा है ना पूरा ये,
तो ये सारे कलर हैं, कलर के सामने डिजिट है और इनका गुणांक है, ठीक है, ये समझना है आपको, ठीक है, एक कलर कोडिंग है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, ठीक है। तो सदिश राशि की बात करें तो विद्युत आवेश सदिश नहीं है, अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत विभव भी अदिश है और विद्युत प्रतिरोध भी अदिश है, ठीक है। इसको दिशा से कोई, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि होती है, तो ऑप्शन, ठीक है, इसको ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 से नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आई होप आपको, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, अदरवाइज लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।